बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, क्योंकि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, इनके बीच में बैलेंस कैसे बैठे। ईगो जो है वो व्यवहारिक सत्य को मैनेज करने में एक्सपर्ट है, ऐसा उसका दावा है ईगो का। और एक विजडम है जो कि पारमार्थिक सत्य को जीती है। तो पारमार्थिक सत्य को जीना है और व्यवहारिक सत्य को भी जीना है। इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं। अब हम जो है पारमार्थिक सत्यों को जी रहे हैं और उसमें होता यह है कि हम किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब क्या गारंटी है इसकी कि वह जो इसका नतीजा हमें पॉजिटिव ही देगा, वह नेगेटिव भी तो दे सकता है। तो इस मसले को कैसा सुलझाएं। और आज के परिवेश में यह बड़ी समस्या है, क्योंकि व्यवहारिक सत्य के झटके इतने बड़े हैं कि वो हिला देते हैं। लोग जो है आपसे धोखा कर जाते हैं, आपकी संपत्ति लेन देन को हड़प कर जाते हैं। अब यहीं इतने लोग बैठे हैं, ज़्यादातर लोगों के अनुभव ऐसे हैं जिनके हम सुनते हैं कि हमारी जीवन की संपत्ति का बड़ा हिस्सा कोई नियर एंड डियर ले गया, लौटा नहीं रहा है। किसी का कहना है हमारी प्रॉपर्टी ले ली और दिया कुछ भी नहीं उन्होंने। तो इस प्रकार के बड़े झटके भी होते हैं। तो अब इसमें कैसा किया जाए। हम अपने ईगो को यदि हटा लें, अपनी विजडम से जिएं, तब तो बहुत मुश्किल काम है। सरवाइव करना मुश्किल है। स्ट्रगल ऑफ सर्वाइविंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल ज़्यादा हो गया है। पहले आसानी से सरवाइव कर जाते थे, अब ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं सरवाइव करने में, है ना। तो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये जो हमेशा से रहा है। और स्ट्रगल अलग अलग किस्म के रहे हैं। हर एरा के, हर युग के, हर समय के अपने स्ट्रगल अलग अलग रहे हैं। पाषाण युगीन मनुष्य रहा है तो उसके स्ट्रगल अलग रहे कि वह सोचता था कि मेरे पास अच्छे पत्थर हों, जो धारदार हों, अच्छे हों, और उन पत्थरों को फेंक करके मैं जख्मी कर सकूं किसी हिरण को और किसी जानवर को, और मेरा शिकार मिल जाए, मेरा भोजन मिल जाए, है ना। तो अच्छे पत्थरों की तलाश में रहता था, उसको नोक बनाता था उसकी, उस नोक बना करके वह जो उस पत्थर के सहारे लड़ता था। और थोड़ा आगे सभ्यता बढ़ी तो वह यह देखने लगा कि कोई अच्छा सा डंडा हो, पर डंडे में जो है किसी प्रकार से आगे और सभ्यता बढ़ी तो लोहा जुड़ गया, फिर लोहे में धार और आकार आया तो एक भाला जैसा बन गया। उससे बहुत कुछ आसान हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे ये सभ्यता विकसित होती चलती, संसाधन बढ़ते चलते हैं, तो स्ट्रगल किसी और लेवल पे चले जाते हैं, है ना। उस समय एक्चुअल जो संपत्तियां हैं उन्हें संभालना और बचाना था। अब वर्चुअल संपत्तियों को बचाना पड़ता है। अब वर्चुअल संपत्तियां हैं तो लूट भी वर्चुअल होती है ना। एक वर्चुअल तौर तरीके होते हैं, और वर्चुअल तौर तरीकों को पकड़ना पहचानना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एक्चुअल संपत्ति में तो दिख रहा है कि सामने वाला आ रहा है, युद्ध के मूड में है, उसे युद्ध करना है, युद्ध करके अपनी संपत्तियों को बचाना है। अब तो ये है कि वह जो है आएगा दोस्त बन करके और आपकी संपत्तियों को लेके चला जाएगा, है कि नहीं। सब कुछ वर्चुअल हो गया है ना। बड़े प्रेम प्यार से आएगा, कुछ करेगा, और वो जो है बहला फुसला के आपकी संपत्तियों को अपने नाम ले जाएगा। आपको क्या करने, कुछ बटन दबाने, आपने कुछ बटन दबाया, वो संपत्तियाँ उसके पास पहुंच गई, है ना। और कुछ ऐसा भी चलता है कि आपके बटन दबाए वगैरह भी संपत्तियाँ इधर की उधर चली जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम, है ना।
एक चीज़ वह भी स्ट्रेस और भय को बढ़ाती है, और एक ऐसा है कि वो आपको फुसला करके आपसे बटन दबवा दे और वो फंड अपने पास कर ले। इधर वर्चुअल आजकल कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। अब ऐसा लगता है कि जो वर्चुअल तौर तरीकों से हमारी असुरक्षा बढ़ रही है संपत्तियों से संबंधित, तो इसे बचाने के लिए ईगो बहुत ज़रूरी है। बगैर ईगो के आप इसे बचा नहीं सकते हैं। और विजडम के सहारे तो हम पारमार्थिक सत्यों में तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक सत्यों में हम गड़बड़ा जाएंगे। तो ईगो भी होना चाहिए। इस प्रकार की बातें इस मन में उठती रहती हैं, द्वंद्व मन में चलता रहता है कि बैलेंस का मतलब यह है कि ईगो भी बना रहना चाहिए। एक बात तो यह है कि व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है। इस सृष्टि में व्यर्थ जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई उपयोग होता है। भय है तो उसका उपयोग है। यदि भय न हो तो फिर जो है कोई बच्चा आग में जाकर के जल भी जाएगा, गिर भी जाएगा। एक बार आग में जल गया है तो दूसरी बार फिर वापस उसी आग में गिर सकता है, क्योंकि भय नहीं है ना। अब भय पैदा होता है कि एक बार इसे चोट हो गई, मतलब इससे भय पैदा हो गया। तो यह जो है यह तो विजडम की निशानी है ना। एक गड्ढे में दोबारा ना गिरना, ये क्या है? विजडम है ना। अब आप जो है, कोई बच्चा जो है एक बार आग से जल गया, दोबारा फिर वो आग के पास जाने से पहले डरता बोलता है ताता ताता, नहीं जाना, है ना। तो ऐसा बोल के क्या बता रहा है कि मेरी विजडम जागी है, इसके पास नहीं जाना, इसके पास जाने से हानि होती है। यह विजडम है ना, ये विजडम ही तो है, और उसमें भय का प्रयोग है। तो विजडम में सब कुछ समाहित है। पहली बात तो समझना पड़ेगा। एक तो ईगो को जीना है। ईगो के सेंटर में आप स्टेबल हैं और सब उसके सहारे ही आपका तय हो रहा है। आपका सारा कुछ जो तय हो रहा है ईगो के आधार पे तय हो रहा है। ईगो बीच में है, सेंटर में है, उसके आधार पे सब कुछ तय हो रहा है। एक जो है आप विजडम के सेंटर में और उसके आधार पे सब तय हो रहा है। तो विजडम के पास सारे टूल्स हैं। उन टूल्स में भय भी होगा और लोभ भी होगा, क्रोध भी होगा, है ना, और ईगो भी होगा, अहम भी होगा। हर चीज़ों का उपयोग करके टूल हैं। अब ये है का मतलब क्या? मतलब ये है कोई चीज़ है का मतलब अस्तित्वकृत है ना, उसकी उपयोगिता है तब तो वह चीज़ है ना। अब ये कि उसका मिसयूज होने लगा है। विजडम सेंटर में होनी चाहिए और बाकी सारे उसके टूल होने चाहिए। अब अहंकार यदि सेंटर में आ गया और वह विजडम को एज ए टूल यूज करने लग गया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सिर्फ जो है राइट सेंटर की बात है। तो विजडम यदि सेंटर में आ जाए और बाकी टूल सारे हैं, उसी को कहते हैं अभिनयपूर्वक जीना। अभिनयपूर्वक क्रोध भी होता है। अभिनयपूर्वक जो है अपने ईगो को भी दिखाया जाता है कई जगह पर, लेकिन दिखाया जाता है, उसे एज ए टूल यूज़ किया जाता है। वह वास्तविकता नहीं होती, वह केंद्र में नहीं है ना। वह एक उपयोगिता की तरह है। विजडम तो यही है ना कि सारे टूल हैं और सबकी उपयोगिता है, हम समय के हिसाब से उसको उपयोग करते हैं। टूल है कोई, है ना, कोई टूल है, आपके पास कोई हथौड़ा है तो आप हथौड़ा लेके दिन रात चलोगे, हथौड़ा लेके नहाओगे, हथौड़ा लेके सोओगे, हथौड़ा लेके खाना खाओगे, ऐसा होगा क्या? भाई हथौड़े का जब उपयोग है तब हथौड़े का उपयोग करोगे, उसके बाद में खाना खाते समय हथौड़े की जरूरत नहीं है, नहाते समय हथौड़े की जरूरत नहीं है, सोते समय हथौड़े की जरूरत नहीं है। जब हथौड़े की जरूरत नहीं है तो नहीं है, उस समय उसका क्या करना, जब जरूरत है तो उठा लिया और यूज़ कर लिया, ठीक है ना। उसमें जो है ईगो की जरूरत जब पड़ेगी तो ईगो को यूज़ कर लोगे, भय की जरूरत पड़ेगी भय को यूज़ कर लोगे, लोभ की जरूरत पड़ेगी लोभ को यूज़ कर लोगे, है ना। उपयोगिताएं तो हैं, बड़े चित्र हथियार रहते हैं, लेकिन जब जिसकी जरूरत पड़ती है ना उसी की जरूरत पड़ती है, दूसरा उसकी जगह काम नहीं कर पाता। जिस हथियार की जरूरत होती है उस समय वही हथियार ही चाहिए, दूसरा हथियार जो उस जगह पर आएगा
तो वह एफिशिएंसी उसकी नहीं होगी, वह उपयोगिता उसकी नहीं हो सकती जैसी कि उस निर्धारित हथियार की है, उस टूल की है। तो जो है हर चीज़ टूल है, हर चीज़ टूल है। सृष्टि में जितने विकार हैं वो विकार भी टूल ही हैं। विजडम ऐसा है कि उसका सही उपयोग करने पर वह विकार नहीं रह जाता, है ना। दान और लोभ एक ही चीज़ है, पता है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। दान और लोभ जो है एक ही चीज़ है। उसके इस छोर को पकड़ो तो दान मिलेगा, उस छोर को पकड़ो तो लोभ मिलेगा, एक ही चीज़ है। क्रोध और सहानुभूति एक ही चीज़ है। इस छोर से पकड़ो तो ऐसा, उस छोर से पकड़ो तो ऐसा। तो यहाँ पर दो चीज़ें नहीं है। राइट विजडम का मतलब ये है उसके हाथ में जो कुछ पड़ जाएगा वह सम्यक हो जाएगा। विजडम का मतलब यह है। आपको पता है, आप जो दवाएं खाते हो वह पॉइजन है, लेकिन उस पॉइजन का इतनी लिमिटेड मात्रा में उपयोग किया जाता है कि वह दवा हो जाती है, ठीक है ना। आपको पता है अमृत जो है, कोई आदमी को पकड़ो और उसको एक घड़ा भर के अमृत पिला दो तो क्या होगा, वहीं मर जाएगा ऑन स्पॉट, देन एंड देयर मर जाएगा। घड़ा भर के 50 लीटर जो है उसको अमृत पिला दो, वहीं मर जाएगा, अमर नहीं होने वाला है। तो हर चीज़ की मात्रा, एक संतुलन। विकार का अर्थ है कि वह चीज़ तो हर चीज़ सही है लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया है, उसका संतुलन बिगड़ गया, उसमें दुराग्रह शामिल हो गया है। जितनी चीज़ चाहिए थी, जहाँ थमना था वहाँ थमे नहीं, उसको प्रेस्टराइज करके और आगे खींच के ले गए, उसको प्रेस्टराइज करके आगे खींच के ले गए, तो विकार हो गया। भगवान बुद्ध के पास सब लोग बैठे थे तो एक भिक्षु ने पूछा, भंते विष क्या है, जहर क्या है। अब ये प्रश्न कोई पूछने जैसा है, किसी भगवत पुरुष से पूछने जैसा है, लेकिन भगवत पुरुष उसका भी उत्तर दे देते हैं, है ना। ये तो किसी वैद्य से पूछना था, किसी साइंटिस्ट से पूछना था, लेकिन पूछा किससे, किसी भगवत पुरुष से, बुद्ध पुरुष से पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया, भिक्षु जो भी जरूरत से ज़्यादा है, अतिशय है, वह विष है। जो जरूरत से ज़्यादा है वह विष है, मतलब जो अपने सम्यकत्व को खो चुका वह विष हो गया, जहाँ पर बैलेंस नहीं बचा। इसी को जो है एक सूत्र वाक्य में कहा जाता है, अति सर्वर्थ वर्जेत। अति हर जगह पर मना है, प्रतिबंधित है, उसको रोका जाता है, अति मत करो, क्योंकि अति का अंत हो जाता है, अति का अंत हो जाता है। तो यह विजडम होनी चाहिए कि जो जरूरत से ज़्यादा है वह विष होने लगेगा। यही विजडम चाहिए। यह विजडम है तो क्रोध जो है करुणा बन जाएगा, सहानुभूति बन जाएगा, है ना। लोभ जो है दान बन जाएगा। सिर्फ सम्यक संतुलन की बात है ना। रॉन्ग स्ट्रेचिंग हो गई ना, राइट रॉन्ग डायमेंशन में स्ट्रेचिंग हो गई, उस स्ट्रेचिंग से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो विजडम केंद्र में होनी चाहिए। विजडम में तुम प्रतिसंवेदन से जीते हो, प्रतिसंवेदन हमेशा सम्यकत्व के प्रति है। अब कोई व्यक्ति है, उस समय तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है
तो अब तुम किताब खोलते हो, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, किताब में क्या लिखा है, मुझे क्या करना चाहिए। किताब तुम्हारे अंदर भर पड़ी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड है ना, ऐसी किताबों का जोड़ है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसे तुम ढो रहे हो जन्मों जन्मों से, है ना। उल्टी सीधी कचरा कूड़ा तरह तरह की किताबें भरी पड़ी हैं वहाँ पर, करोड़ों किताबें, है ना। तुम्हारे मस्तिष्क में जो है 4 अरब कोशिकाएं हैं, 400 करोड़, और हर सेल्स में जो है हजारों जीबी डाटा जो है वह स्टोर किया जा सकता है, उतनी इन्फॉर्मेशंस उसमें डाली जा सकती है। मतलब इस दुनिया में जितनी भी बुक्स हैं, जितना भी लिटरेचर है, जो कुछ भी है, वो एक व्यक्ति के दिमाग में आराम से स्टोर किया जा सकता है, बड़े आराम से किया जा सकता है। वो क्या, नालंदा का ही पुस्तकालय जलाया था ना, और बरसों तक जलता रहा। कब तक जलता रहा? बरसों तक जलता रहा, इतना बड़ा पुस्तकालय था। ऐसे जो है हजारों लाखों पुस्तकालय तुम्हारे दिमाग में आराम से स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इतना कुछ तुम्हारे भीतर मेमोरी है। अब तुम जो है किताब खोलोगे अपनी भीतर की, उसमें ढूंढोगे कि ये परिस्थिति आई है, कौन सी किताब खोलूं और कौन सी किताब के हिसाब से मैं डिसीजन दूं। और तुम्हारी किताबें पूरी गड़बड़ सड़बड़ किताबें, जन्म जन्म में तुमने भोगा, जो जिया, जो ये किया, तुम्हारे जो अनुभव हैं, धारणाएं हैं, दुराग्रह हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम न जाने कितनी घुसी हुई हैं, विरोधाभासी, वो सारी किताबें हैं, और तुम अंदर धुंध में पड़े रहते हो। कुछ घटता है तो तुम निर्णय नहीं ले पाते, देखते नहीं हो, यह करूं कि यह करूं। तुम्हारे अंदर दोनों किताबें हैं, तुम्हारे अंदर की एक किताब बोलती है ऐसा कर लो, दूसरी किताब बोलती है ऐसा कर लो, तीसरी किताब बोलती नहीं, दोनों मत करो, ठहर जाओ, कुछ और कर देखते हैं, है ना। ऐसी ढेर सारी तुम्हारी किताबें हैं, और तुम उन्हें उलझ पुलझ के मर जाते हो। उलझ पुलझ मर जाना है, कबीरदास जी क्या कहते हैं? उलझ पुलझ मर जाना है। इतनी किताबें तुम ढोगे तो उलझ पुलझ के मरोगे ना, इतनी किताबें तुम ढो के चल रहे हो, किताबों से ढूंढते हो, है ना। ईगो क्या करेगा? किताबें खोलेगा, उलझ पुलझ करेगा, और वह जो कुछ भी करेगा आधे मन से करेगा, क्योंकि दूसरी किताब बीच अंदर से आवाज़ देती रहेगी। कर तो जाते हो, लेकिन अंदर से आता है शायद ऐसा करता तो ज़्यादा अच्छा था, है ना। तो दूसरी किताब अंदर से आवाज़ देती रहेगी, तीसरी किताब अंदर से आवाज़ देती रहेगी। तुम्हारे पास पूरा कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है, पूरा गार्बेज ही गार्बेज है। अब जो है विजडम से यदि जी रहे हो तो विजडम से जो प्रतिसंवेदन होगा, है ना। प्रतिसंवेदन में जैसे का तैसा देखा जाएगा, और तब भीतर से अचानक कोई निर्णय आएगा, ऐसा होना चाहिए, और निर्णय आते ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों इम्प्लीमेंट हो जाएगा? द्वंद्व तो बचा ही नहीं, वहाँ नई किताब खोली जा रही, ना वो किताब खोली जा रही है, तो उसको अप्लाई करने के लिए द्वंद्व में उलझना नहीं है। इधर निर्णय आएगा, इधर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इधर निर्णय आएगा, इधर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गुणा भाग बचा ही नहीं वहाँ पर, गुणा भाग वाला कोई रोल ही नहीं है। और प्रतिसंवेदन से जो घटेगा उसके प्रति तुम्हारी स्वीकारता भी होगी, लाभ हानि जो होगा सो ठीक है, और जो भी हो गया वह राइट लेसन है हमारे लिए। हमने अपनी पूर्णता लगा दी, जो होना है सो होगा। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, कर्म हो जाएगा, करना नहीं, कर्म हो जाएगा, और फल की इच्छा है नहीं, जो होगा सो स्वीकार है। ये प्रतिसंवेदन से जीना होगा। प्रतिसंवेदन से जियोगे तभी तो फल की इच्छा नहीं करोगे ना। यदि अहंकार से करोगे, कर्ता भाव से कुछ भी करोगे, तो वहां पर जो है
फल की इच्छा होगी। फल की इच्छा तो उसमें समाहित है ना। कर्ता भाव से कर रहे हो कि मुझे यह पाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना है इसलिए ये मैनेज करना है, ये मैनिपुलेट करना है, यह चेंज करना है ना। पूरा गुणा भाग है कि इससे ऐसा होगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये कर्ता और कर्म की थ्योरी। अब जो है वहां तो फल की इच्छा समाहित होगी, फल की इच्छा से ही काम किया जा रहा है। सारी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो फल की इच्छा से कर्म के लिए अभिप्रेरण है, और यह समस्या है, यही समस्या है। एम्बिशंस जो है महारोग है, और एम्बिशंस तुम्हारी सभ्यता तुम्हें सिखाती है, और एम्बिशंस की ट्रेनिंग्स जो हैं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी हुई गार्बेज है, और वह तुम्हें ऑपरेट करते हैं। एम्बिशंस जो हैं वो तुम्हें ऑपरेट करते हैं, उससे जुड़ी जो भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं तुम्हारे भीतर भरी पड़ी हैं, वो तुम्हें ऑपरेट करते हैं, तुम्हें सहज नहीं होने देते, तुम्हें स्ट्रेच करके रखा हुआ है। तुम देखते नहीं, तुम स्ट्रेच माइंड को जी रहे हो, है ना, दिखता ही है, स्ट्रेच किया हुआ माइंड है, सहज होता ही नहीं, बेचैन है, खिंचा खिंचा है। तुम्हारा माइंड स्ट्रेच किया हुआ है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ने, तुम्हें सहज होने ही नहीं दिया जाता। असहज का मतलब है तुम्हारे माइंड को स्ट्रेच किया गया है, ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए, तरह तरह के एम्बिशंस हैं। विजडम से जी रहे हो तो गुणा भाग है नहीं, गुणा भाग है नहीं मतलब जब समस्या आएगी तो आएगी, तब की तब देखी जाएगी। तो मन ही मन में क्यों गुणा भाग लगाओ कि वो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लूँगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा कर लूँगा, ऐसा उचित है कि वैसा उचित है, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। कितने गुणा भाग हैं, और विजडम है तो गुणा भाग है ही नहीं। तब जैसी परिस्थिति आएगी, जब आएगी तब आएगी, तब का तब देखा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, और समय अपने आप हो जाएगा, प्रतिसंवेदन से घट जाएगा, और प्रतिसंवेदन से जो घटेगा वहां कोई गुणा भाग होगा नहीं, जो घट गया सो ठीक है, और जो लेसन मिलेगा वह लेसन हमारे लिए रूपांतरकारी होगा, वह हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। वहाँ लाभ क्या है? राइट लिसनिंग और उससे होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। सांसारिक लाभ हानि का गुणा भाग वहां पे नहीं होगा। ठीक है, सांसारिक लाभ हानि भी तो चलती रहेगी, देखी समझी जाएगी, लेकिन एम्फेसिस होगा लेसन पे, किसमें लेसन क्या छुपा है हमारे लिए। राइट लिसनिंग क्या है, क्या अस्तित्व हमें सिखाना चाहता है, और यदि हम वो सीखते हैं तो कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जो हमारा स्टेप है वह स्टेप जो है राइट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा, हम कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो जाएंगे। हर लेसन हमें कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन करने की कोशिश है, हर लेसन, और वो लेसन हम लेते चलते हैं, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होते चलते हैं। जिस दिन हम कॉस्मिक रिदम के साथ पूरी तरह से अलाइन हो गए तो अब लाभ ही लाभ है। हो सकता है दुनिया में आप असफल हो गए हों, हो सकता है दुनिया में बड़े धोखे खाए हों, क्या लेन देना उससे। जो धोखे खाकर नुकसान किया वो भी यहीं रह जाएगा, जो धोखे देकर लाभ प्राप्त किया वो भी यहीं रह जाएगा, सारे गुणा भाग जो यहीं रह जाएंगे। लेकिन जो है असली लाभ क्या है? असली लाभ है कि जो भी हुआ उससे जो लेसन हमें अस्तित्व देना चाहता था वो लेसन हमने लिया कि नहीं लिया। वह लेसन यदि हमने ले लिया तो हो गया, हम लाभ में आ गए। हो सकता है सांसारिक हानि हो जाए,
लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो लाभ हो गया। वास्तविक लाभ एक ही है कि कॉस्मिक रिदम के साथ जो अलाइनमेंट टूट गया वो अलाइनमेंट वापस बन जाए। एक ही तो लाभ है ना, दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। यही असली लाभ है, यही सच्चा सौदा है, यही करने जैसा है कि कॉस्मिक रिदम के हम अनुरूप हो जाएं। जो नृत्य में हमारी विरूपताएं हैं वह विरूपताएं विसर्जित हो जाएं, हमारे वह आग्रह दुराग्रह जो है विसर्जित हो जाएं और उस कॉस्मिक रिदम को हम पहचान सकें, उस कॉस्मिक नृत्य को हम पहचान सकें और उसके साथ हम अलाइन हो सकें। धोखा तुम्हें बताएगा कि तुम जो है गलत जगह पर अपेक्षाएं पाल रहे हो। धोखा किसे मिल रहा है? जो अपेक्षा पालता है उसे धोखा मिलता है। अपेक्षा के अनुरूप ही तो धोखा मिलेगा ना। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना किसी से और उसने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी। अब तुम किसी से एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं रहे हो, तुमने किसी की मदद करी और एक्सपेक्टेशन तुम्हारा है ही नहीं। तुमने उसे इकोनॉमिकल जो देना है वह भी दिया और एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, और उसने जो है गड़बड़ कर दी। ठीक है ना, उसने गड़बड़ कर दी, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो तुम्हें क्या उसमें दिक्कत होगी? तुम्हें सिर्फ लेसन मिल जाएगा कि ऐसा है, इट इज सो, ऐसा होता है, इट इज सो। और जो है वह लेसन तुम्हारी कॉस्मिक रिदम बनाने में सहयोग करेगा। और नहीं, तुम्हारी अपेक्षा है कि इस व्यक्ति से मुझे यह मिलेगा और वह नहीं मिला, तुम परेशान होते रहोगे कि मुझे क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए। संबंधों में भी होता है, इस व्यक्ति से मुझे प्रेम मिलना चाहिए था, इस व्यक्ति ने मुझे प्रेम देने के लिए कहा था, अब प्रेम नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो हम रोएंगे गाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और उसने कहा था तो ठीक है, उस कहने में कुछ प्रेम मिल गया था, है ना। और बाद में जो है बात बदल गई। वह जो प्रेम है, इस प्रकार का जो प्रेम है, वो जब होता है तब होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि प्रेम इस प्रकार का हो गया तो हमेशा जिंदगी भर बना रहेगा। तुम अपने आप को तो झांक के देखो, अपने आप को तो देखो। तुमने अपने जीवन में कई लोगों से कहा होगा मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है, और बाद में तुम मन ही मन उसे कोसते हो, गालियां देते हो। तुम अपने आप को तो झांक के देखो, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हो, अपने भीतर झांक के देखो तुमने जिन जीवन में कितने कर्म किए हैं, छोटे बड़े कितने किए हैं। दूसरों के दोष तो दिखते हैं, खुद का नहीं दिखता। जब भी ऐसी घटना घटे ना तो अपने पूरे जीवन को झांक के देख लेना, ऐसे कर्म या ऐसे मिलते जुलते कर्म तुमने कितने किए हैं। दूसरा गलत है ये दिखता है, खुद गलत है ये नहीं दिखता। तुमने बुरे कर्म किए हैं, अब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें दुख हो रहा है। यही तो विजडम है ना। और क्या विजडम है? लगातार तुम्हें लेसन्स दिए जा रहे हैं और तुम हो कि कुछ सीखने की तैयारी ही ना हो, होते ही नहीं तुम तैयार। दूसरों के दोष देखना छोड़ दो। संसार ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। ऐसा एक अर्थ, वो एक टीचर है। ये पूरा संसार, ये सृष्टि एक टीचर है। उसमें तुम्हें जो गलत भी दिख रहा है वो एक्चुअली गलत नहीं है, तुम्हारे लिए टीचिंग है। वह
तुम्हारे पास दृष्टि चाहिए, सम्यक दृष्टि चाहिए कि तुम देख सको। कि तुम्हारे लिए रोज टीचिंग्स अवेलेबल हैं, रोज लेसन्स अवेलेबल हैं। क्या तुम उन लेसन्स को ग्रहण कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? उसको समझने के लिए तुम्हें ठहरना पड़ेगा। तो ठहर के ही कोई चीज समझी जा सकती है, दौड़ते भागते कुछ नहीं समझा जा सकता। यदि रोज तुम्हारे लिए लेसन्स हैं और लेसन्स तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर गड़बड़ है, तुम्हारे भीतर दौड़ भाग है, तुम्हारे भीतर बहुत गुणा भाग है, तुम ठहरे हुए नहीं हो। विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम का अर्थ होता है तुम ठहरे हुए हो और ठहर करके जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जान रहे हो, यह विजडम है। ईगो का मतलब ये है कि तुम दौड़ भाग रहे हो। ईगो जो है महत्वाकांक्षी होता है, उसकी अपनी दौड़ होती है, उसके अपने लक्ष्य होते हैं, और दौड़ भाग रहा है, महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ रहा है और उस दौड़ते भागते जो है वह कोई निर्णय ले रहा है। वह सम्यक निर्णय कैसे हो सकता है? वह कोई भी निर्णय वहां लेगा तो अपनी दौड़ के अनुरूप लेगा कि यह मेरा लक्ष्य है, मेरी मंजिल है, इतनी मेरी यात्रा की इतनी बाकी है, इसमें यह बाधा बन रहा है, तो यह गलत है ना? उस रिलेटिविटी में ही तुम्हारे सारे निर्णय होंगे। वो निर्णय जो है स्वस्थ निर्णय नहीं है। एक दौड़ता भागता हुआ व्यक्ति वह कोई निर्णय ले रहा है तो उसके निर्णय स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? वह परिस्थितियों को समझ कैसे सकता है? दौड़ता भागता व्यक्ति परिस्थिति वहां क्या चल रहा है उसे कैसे पता चलेगा? कि वास्तविकता क्या है उसे कैसे पता चलेगा? वास्तविकता क्या है उसे जानने के लिए ठहरना तो पड़ेगा ना, कहीं पर ठहरना पड़ेगा कि नहीं ठहरना पड़ेगा? और ठहरे हुए तुम हो नहीं, तो तुम्हें पहले ठहरना सीखना है। जब तुम भीतर ठहर जाते हो, भीतर तुम ठहर जाते हो, सारी दौड़ भाग खत्म हो जाती है, तब तुम्हारे पास होती है विजडम, राइट विजडम, राइट इंटेलिजेंस। और उसके माध्यम से तुम जो जैसा भी जानोगे वो परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि तुम जैसा का तैसा जान रहे हो और वहाँ पर तुम्हें निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, स्वभावतः जाना जा रहा है, और वहाँ पर तुम्हें निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। सब हो रहा है के तहत तुमसे भी हो जाएगा जो होना है, उस परिस्थिति के अनुरूप जो होना है वो तुमसे हो जाएगा, घट जाएगा। और इसे कहते हैं प्रतिसंवेदन। प्रतिसंवेदन के माध्यम से घटेगा, और जो भी घटेगा वह जो है सुफलदायी होगा, सुफल लेकर आएगा। मतलब राइट लिसनिंग हो जाएगी, और वही तो लाभ है, और दूसरा कौन सा लाभ है? और प्रतिसंवेदन तुम्हें वह सिखा जाएगा जो तुम्हें सीखना चाहिए, और तुम उस समय सीखोगे क्योंकि तुम ठहरे हुए हो। ठहरे हुए व्यक्ति की क्षमता है कि वह लर्न कर सकता है। दौड़ता भागता व्यक्ति कभी भी लर्न नहीं कर सकता, ठहरना पड़ता है। ठहरा हुआ व्यक्ति ही सीख सकता है, वही लर्न कर सकता है।